हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुणाल बैनर्जी और मैं आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है कंडीशन। यानी कि अब हम लोग सीखेंगे कि पाइथन में कंडीशंस को कैसे यूज करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। तो स्टार्ट करने के पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि प्रीवियस के जो हमने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं उसमें मैंने क्या क्या टॉपिक कवर अप किया है। पहला जो मेरा पार्ट 1 का वीडियो सीरीज था उसमें मैंने इनपुट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, वेरिएबल डिक्लेरेशन करना, स्किप सीक्वेंस जिसमें मैंने /n और /t को कवर अप किया हुआ है और टोटल 8 प्रोग्राम्स है जो कि आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप अगर पार्ट 1 सीरीज को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाके उसमें देख सकते हैं, ताकि ये आपको जब तक पता नहीं होगा इनपुट, प्रिंट, स्किप सीक्वेंस कैसे यूज करते हैं तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में थोड़ा दिक्कत होने वाला है। तो आप पहले ये देख लीजिए वीडियो, अगर परफेक्ट लगे तो फिर आप आगे कंटिन्यू करते हुए पार्ट 3 में आ सकते हैं। पार्ट 2 जो है ये एक ऑप्शनल पार्ट है जिसमें मैंने सिखाया कि आप पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कमेंट लाइन कैसे दिया जाता है, ठीक है, यूज ऑफ टाइप फंक्शन, कॉमा और प्लस का यूज कब करेंगे जब आप कोई चीज को प्रिंट कर रहे हैं, जुपाइटर नोटबुक का यूज क्या है, यानी कि आप पाइथन को अगर आप चाहते हैं कि अपने पीसी पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें और डायरेक्टली ब्राउजर पे रन करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग जुपाइटर नोटबुक का यूज करते हैं। तो ये दोनों सीरीज ऑलरेडी बना हुआ है पहले से, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप वो सीरीज को देखें ताकि ये जो वीडियो सीरीज जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसमें आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत ना हो, लाइक इनपुट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, स्किप सीक्वेंस का कब यूज कर ले रहे हैं, ताकि ये चीज पहले से आपको क्लियर आउट रहे। और आज मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट इतनी अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन या रियल वर्ल्ड में कोई भी प्रोग्राम मिले जिसमें इफ कंडीशन का यूज करके आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, आपको वहां पे कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ सकता है तो वो मैं यहाँ से बता सकूं आपको। और बाकी जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख के बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लॉजिक को अनलॉक करते हैं, इफ कंडीशन सीखते हैं, इफ एल्स सीखेंगे, इफ लैडर का यूज करना सीखेंगे। सुनने में बहुत ही लग रहा है कि बाप रे बाप इतना कुछ है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। मैं कह रहा हूं ना, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सुनने में लगता है। तो मास्टरिंग द कंसेप्ट, चलिए तो पहले हम लोग समझते हैं कि इफ कंडीशन का यूज करने से फायदा क्या होगा हमारा। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूं, लाइक आपने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, प्रोग्राम किस तरह से लिखा, सपोज आपने कुछ प्रोग्राम लिख रहा है, इस तरह से प्रोग्राम लिखा आपने, ठीक है, ये एक प्रोग्राम लिखा आपने, ठीक है, इसमें बहुत सारे लाइंस है। जब आप इस प्रोग्राम को बिना कोई कंडीशन का लिखेंगे तो होगा क्या, कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा। मैंने क्या कहा, सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है, जो कोड हम लोग लिखते हैं प्रोग्रामिंग करते टाइम उसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। अब आप खुद सोचिए कि कंप्यूटर को हमारी भाषा आता है, समझ में नहीं आता, उसको हिंदी समझ में नहीं आता, इंग्लिश समझ में नहीं आता, जापानीज नहीं आता, कोई भी लैंग्वेज नहीं आता, उसको सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 समझ में आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मशीन कोड बोलते हैं, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में उसको सारा चीज चाहिए होता है। तो जब हम लोग कोई कोड लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड, परफेक्ट। चलिए कंसेप्ट पे आते हैं। जब आपने ऐसा कोई सोर्स कोड लिखा है जिसमें कोई भी कंडीशन वगैरह हम लोग नहीं देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका हर एक लाइन एग्जीक्यूट होता है, एक एक लाइन एग्जीक्यूट होगा और पूरा प्रोग्राम अगर सही रहेगा तो बिना एरर फ्री पूरा का पूरा कोड आपका रन होगा। इसमें से कोई भी एक कोड छूटेगा नहीं, सब रन होगा। लेकिन मान के चलिए अगर मैं एक कोड लिखा, सपोज ये मैंने कुछ कोड लिखा और इस जगह पे मैंने एक इफ कंडीशन लगा दिया, परफेक्ट, फिर मैंने लिखा, फिर मैंने यहां पे एक इफ कंडीशन लगा दिया। अब क्या होगा पता है, अब इफ के पहले जितना कोड है ये तो रन होगा, उसके बाद कंडीशन को देखते हुए कोड रन होगा। अगर ये कंडीशन सही हुआ तो ये कोड रन होगा,
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ये कोड रन होगा। तो इफ कंडीशन पे एक चीज हमको ये समझ में आ रहा है कि हम कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड्स को ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे, यानी कि ये एक ऑप्शन है, यानी कि हमने जितना लिखा है मे बी पॉसिबल सारा एग्जीक्यूट हो कंडीशन के ऊपर, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो वो पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा हमें डेफिनेशन मिल जाता है कि इफ कंडीशन को यूज करते हुए अगर मैंने एक लंबा सा कोड लिखा हुआ है उसमें कुछ पार्ट को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कुछ पार्ट को नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बिना इफ का ये पॉसिबल नहीं होगा। तब क्या होगा कि सारा कोड एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अगर 50 लाइन का कोड है तो 50 लाइन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन आपने क्या किया, 50 लाइन में से 20 लाइन एक इफ में डाल दिया, 20 लाइन दूसरा इफ में डाल दिया या एल्स में डाल दिया, और कंडीशन के बेसिस पे अब वो एग्जीक्यूट करेगा। क्या वो 20 लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए या नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा? एक तो यूजर इनपुट से हो सकता है, या तो कंप्यूटर अपने आप डिसाइड करेगा कि कौन से कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये एक मैं आपको सिंपल सा चीज बताया कि इफ का यूज करने से क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसको आगे। देखिए, इफ कंडीशन को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पहले जानना पड़ेगा, और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमें पता है कि ऑलरेडी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन, मॉडुलस, ठीक है, फ्लोर डिवीजन, ये सारा ऑपरेटर, और प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन, ये सारा हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं? जब कोई दो नंबर को ऐड करना हो या तीन नंबर को ऐड करना हो या प्रोडक्ट निकालना हो तब ऐड करते हैं, तब यूज करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि मैथ्स करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जनरल केस में। अब आप बोलिए कि क्या इसमें कोई चीज आपको रटने की जरूरत है? प्लस, माइनस, डिवीजन, कोई भी बताएगा कि सर ये सब तो हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं। परफेक्ट, ठीक है, ये ऑपरेटर का यूज हम लोग करेंगे प्रोग्राम में। अब आते हैं एक सेकंड ऑपरेटर। सेकंड ऑपरेटर में क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल, ठीक है, क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। अब आप सोचेंगे या भूल भी सकते कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, इसमें क्या हो सकता है? प्लस माइनस वाला तो ठीक है, याद है सर, मैथमेटिक्स में यूज होता है, आपने अरिथमेटिक बोला था। रिलेशनल वाले में अब आप सोच लीजिए कि दो इंसान खड़े हैं सामने सामने, आप है, आपकी बहन या भाई है। आपको कंपेयर किया जाता है कभी कभी कि देखो तुम्हारी बहन एज में बड़ी है या छोटी है, तुम्हारी दीदी देखो पढ़ाई में कितनी अच्छी है, कंपेयर हो रहा है, राइट? परफेक्ट। तो इसमें क्या बोल सकते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ये सारा हो गया, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू, ये सारा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर आप जब भी यूज करेंगे आपको दो चीज तो चाहिए होगा, दो ऑपरेंड चाहिए होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे ऑपरेंड क्या है सर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं a प्लस बी कर रहा हूं ना, तो ये a और b ये होता है हमारा ऑपरेंड, और ये जो प्लस है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म होता है। उसी तरह से लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सारा हो जाता है हमारा रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, जो कंपेयर करता है। याद करने की जरूरत मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है, आप समझ गए हैं कि कोई भी चीज अगर हम बोलेंगे कि ए का एज 18 है, बी का 25 साल है, आप कंपेयर कैसे करेंगे कि भाई ये तो इससे छोटा है, लेस है। अगर उसको कंपेयर करना है तो बोलेंगे ये तो इससे बड़ा है, ग्रेटर देन। दोनों 18 साल का है तो बोलेंगे भाई दोनों इक्वल है, इक्वल इक्वल का यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इक्वल इक्वल का यूज क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूं कि इक्वल इक्वल का यूज क्यों करते हैं। देखिए, अगर मैं पाइथन में लिखता हूं a इक्वल्स टू 10, अब आपको पता है कि a क्या है? a एक वेरिएबल का नेम है, 10 उसका वैल्यू है, परफेक्ट। a इक्वल्स टू 10 का मतलब है कि ये सिस्टम पे एक वैल्यू बनाएगा a नाम से, और उस पे
वेरिएबल बनाएगा ए नाम से, उसमें 10 को स्टोर कर देगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूं ए इक्वल्स टू 10, तो ये अब चेक करेगा कि इसका जो वैल्यू है क्या वो बराबर है 10 का, यानी कि दोनों साइड 10 है कि नहीं। तो इस केस में तो ये है। अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूं तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ए का वैल्यू 10 है। 10 इज इक्वल्स टू 100 नहीं। और अगर मैं पहले वाला वैल्यू लिखूं 10, तो बोलेगा कि इधर भी 10 है, 10 इज इक्वल्स टू 10, सही है। तो देखिए ये कंपेयर कर रहा है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इक्वल्स टू इनिशियलाइजेशन में लिखते हैं और इक्वल्स टू कंडीशन चेक करते टाइम लिखते हैं। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि डबल इक्वल्स टू अगर आप लिख रहे हैं तो वहां पे चेकिंग हो रहा है दोनों साइड का कि वैल्यू सेम है कि नहीं। और सिंगल इक्वल्स टू दे देंगे तो क्या होगा, वो वैल्यू उस वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा। ये पाइथन को समझाने के लिए दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या समझा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। और एक ऑपरेटर के बारे में मैं आपसे बात करता हूं जो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है एंड, एक आता है और, एक आता है नॉट, ठीक है। एंड और नॉट, अभी के लिए बस आप इतना इसको याद रखिए कि इसमें एंड लगता है और लगता है नॉट लगता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग जब करेंगे तब समझेंगे कि ये एंड का यूज एक्चुअली में कहां पे हो रहा है। क्योंकि हम लोग को कोई चीज रट के नहीं रखना है कि अच्छा सर ने बताया कि एंड का मतलब ये होता है। हम लॉजिकली कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर आगे आपको दिक्कत ही नहीं होगा समझने में कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कहां करें, अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज कहां करें और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कहां पे करें। परफेक्ट है। तो मैं एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं कि मैंने क्या क्या ऑपरेटर आपको बताया। एक हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हमने कवर अप किया अभी, परफेक्ट, जिसमें क्या आ रहा है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन मॉडुलस और फ्लोर डिवीजन। ये मैंने पिछले वाले अपने सीरीज में कवर अप किया है, पार्ट 1 में, ये डबल स्लैश मॉडुलस ये सब कवर अप किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें हमने क्या क्या सीखा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सारा सीखा, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल बता रहा है, ठीक है। और हमने क्या कवर अप किया, एक लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें हमने क्या क्या चीज देखा, इसमें होता है एक एंड और नॉट। क्या पाइथन में सिर्फ इतना ही ऑपरेटर है, और भी ऑपरेटर है, बट बिलीव कीजिए अगर आप इतना जान गए हैं तो आपका इफ कंडीशन वाला कहानी खत्म हो जाएगा। और अभी हम लोग को इतना ही जान के चलना है, एक्स्ट्रा अभी नहीं जानना है, दिमाग में एक्स्ट्रा लोड रखना ही नहीं है जब हमको उसका भी काम हो ही नहीं रहा है। आप 9 में है, क्या आप 12 का पढ़ाई करके रखेंगे, आपको पता है 12 में आप जाने वाले हैं फ्यूचर में, तो क्या पढ़ के रखेंगे, फ्री हो गए हैं तो सिलेबस खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली नहीं, आप रिवीजन करेंगे उस चीज को, 9 क्लास का ही रिवीजन करेंगे, 12 क्लास का बुक लेके नहीं बैठ जाएंगे। परफेक्टली हम लोग भी वैसे ही करेंगे। तो अरिथमेटिक आपको समझ में आया, प्लस माइनस इंटू डिविजन ये सारा होता है। रिलेशनल ऑपरेटर जब कंपेयर करते हैं, ग्रेटर है, स्मॉलर है, बराबर है, ठीक है। और लॉजिकल एंड और नॉट, अभी मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप करके रखा, आगे बताएंगे कि एंड और नॉट का यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे। परफेक्ट, चलिए अब आते हैं कि आपके पास कंडीशन को यूज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। एक आपके पास ऑप्शन है इफ के साथ आप यूज करेंगे इफ एल्स, ठीक है। ये एक ऑप्शन आपके पास है, इफ एल्स का यूज करना। सेकंड है कि आप इफ लैडर, जिसको हम लोग बोलते हैं इफ लैडर, यानी कि इफ के बाद इफ लगाया जा रहा है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है इफ लैडर, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं, इफ लैडर लिख देते हैं, बेस्ट रहेगा। 3 ऑप्शन आपके पास है इफ एल्स का, ठीक है।
अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कब आपको इफ एल्स का यूज करना है, कब आपको इफ लैडर, कब आपको इफ एलिफ लैडर का यूज करना है। एक सेकंड में मैं आपको बताता हूं कि इफ एल्स को आप वहीं पे यूज करिएगा जहां पे सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन। लाइक मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका एज अगर 18 साल के ऊपर है या 18 है तो आप वोट दे सकते हैं। तो यहां पे सिर्फ दो ही कंडीशन बन रहा है, या तो आप 18 या 18 के ऊपर होंगे या तो आप उसके नीचे होंगे। तो दो ही कंडीशन, या तो आप वोट दे सकते हैं या तो आप नहीं दे सकते हैं। स्कूल में टीचर ने बताया कि बाबू अगर तुमने 50 नंबर लाया तो ही तुम पास करेगा, नहीं तो फेल कराएंगे। दो ही कंडीशन आया कि अगर मार्क्स 50 या 50 के ऊपर आया तो पास, नहीं तो फेल। यानी कि 50 से ऊपर या 50 पास, नहीं तो फेल। दो ही कंडीशन आ रहा है। तो क्वेश्चन देख के पहले आप समझिएगा कि जिस क्वेश्चन को आप बनाने जा रहे हैं क्या उसमें दो ही कंडीशन आ रहा है। अगर आ रहा है तो सीधा इफ एल्स। परफेक्ट। तो इफ एल्स का यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। मैं अभी यहां पे एक चेक करता हूं कि आपका एज 18 साल के ऊपर है या नहीं। ठीक है, उसको बनाते हैं। यानी कि अभी हम लोग बना रहे हैं इफ एल्स, पहला केस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूजर से एज इनपुट करवा लेता हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं एज इक्वल्स टू इंट इनपुट। ठीक है, और यहां लिखेंगे एंटर योर एज। स्टेटमेंट खत्म। अब कुछ करना ही नहीं है, सीधा कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ एज कंपेयर करना है। बोले थे ना कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर करना है क्या जो आ रहा है वो ग्रेटर है 18 से या 18 के बराबर। तो यहां पे दो कंडीशन हो सकता है। कैसा कैसा कंडीशन आप लिख सकते हैं आपके ऊपर है। इफ एज इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 18। परफेक्ट है। अगर मैं अभी 18 मैंने 18 इनपुट किया तो 18 ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है। तो दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे चेक करेगा कि आपने यहाँ पे जो वैल्यू दिया है या तो वो 18 से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए। अगर हुआ तो क्या होगा, प्रिंट। यहां पे एक चीज बड़ी ध्यान में रखिएगा, जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा ये कोलन देना एकदम मस्ट है। जैसे ही आप ये कोलन दीजिएगा और एंटर मारिएगा, देखिएगा ये राइटिंग जो है ना आपका इंडेंटेशन यहां से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा हट जाएगा। यानी कि जब आपका ये इफ कंडीशन सही होगा तो इसके नीचे जितना कोड रहेगा इस इंडेंटेशन में, इस इफ के अंदर में, वो सारा एग्जीक्यूट करेगा। समझ रहे हैं, ये इंडेंटेशन प्रॉपर रखना है। अगर बहुत बच्चा क्या करता है, ये कोलन छोड़ देता है गलती से और ये प्रिंट यहां से स्टार्ट हो जाता है और सिंटैक्स गलत हो जाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा कि ये कोलन देना एकदम मस्ट है कंडीशन के साथ। और जैसे आप कोलन देके लिखेंगे, अगर कॉपी में लिख रहे हैं, एग्जाम पर्पस के लिए लिख रहे हैं, तो हमेशा थोड़ा सा इसके अंदर लिखिएगा, सीधा में मत लिखिएगा, मार्क्स कट जाएगा आपका। ठीक है। प्रिंट क्या करेंगे, लिखेंगे एलिजिबल टू वोट, खत्म। और आपको पता है कि इसमें दो ही कंडीशन है, या तो वो वोट दे सकता है या तो नहीं दे सकता है। नेक्स्ट में लिखेंगे एल्स कोलन। एल्स में कंडीशन नहीं देते हैं, एल इफ में देते हैं, उसको बाद में देखेंगे। एल्स में कभी कंडीशन मत दीजिएगा, बहुत बच्चा एल्स के बाद कंडीशन लिख देता है, नहीं लिखना है। अब फिर से थोड़ा सा अंदर करके लिखेंगे प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट। परफेक्ट है। एज इनपुट आया, यहां पे चेक हुआ, अगर सही है तो एलिजिबल टू वोट, नॉट एलिजिबल टू वोट। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या था आपके लिए, आप ऐसे भी लिख सकते थे, इफ एज ग्रेटर देन 17। दोनों कंडीशन देखिए मैथमेटिकली सही है। अगर मैं यहाँ पे एज 18 देता हूं तो 18 के लिए ग्रेटर चेक नहीं होगा, इक्वल्स टू चेक होगा। यहाँ पे देखिए मैंने इक्वल्स टू को हटा दिया और 17 के ऊपर रखा। अभी अगर मैं 18 देता हूं तो 18 इज ग्रेटर देन 17, सही है। तो ये जो है लॉजिक है आपके ऊपर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन को, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। ये मैथमेटिक्स है। और जब भी इफ लिखिएगा ये कोलन देना एकदम मस्ट है, एल्स जब लिखिएगा कोलन देना मस्ट है।
तो इफ एल्स हम लोग बेसिक पार्ट सीख गए इफ एल्स का, कि इफ और एल्स तभी यूज करेंगे जब हमारे पास दो ही कंडीशन हो, बस। सर ने बताया जब भी दो कंडीशन देखे इफ एल्स, और एल्स में कभी भी कंडीशन मत लिखिएगा, कभी मत लिखिएगा। बहुत बच्चा यहाँ पे लिख देता है, क्योंकि मैं यूज्ड टू हूँ, रेगुलर जब कॉपी चेकिंग वगैरह करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चा इस तरह का मिस्टेक्स करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट पे होता है कि आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि एल्स में नहीं देना है, एल इफ में देंगे, एल्स में नहीं देंगे। परफेक्ट, इफ एल्स हमको समझ में आ गया, परफेक्ट है। इसको लिखने अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा कंसेप्ट अनलॉक करने वाला हूं, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। मैं आपको यहां पे दो पार्ट में बताऊंगा। पहला पार्ट रहेगा इफ लैडर और दूसरा रहेगा इफ एलिफ लैडर, ताकि आपको समझ में आए कि ये दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। समझिए, इफ लैडर में मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूं और क्वेश्चन ऐसा है कि यूजर 1 से लेके 4 तक के बीच में जो भी नंबर दबाएगा, मैं क्या करूंगा, उस नंबर को वर्ड में प्रिंट कर दूंगा। लाइक आपने 2 दबाया तो TW आएगा। ये इस कंसेप्ट पे ये दोनों प्रोग्राम को बनाते हैं साइड बाय साइड। चलिए, तो पहले क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है, तो मैं लिख लेता हूं n इक्वल्स टू इंट इनपुट, ठीक है। यहां लिखता हूं एंटर नंबर। मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट समझना है, ठीक है। चलिए, अब मैं इफ कंडीशन बनाता हूं। इफ अगर n का वैल्यू इक्वल्स टू 1 हुआ तो क्या प्रिंट करेगा। अच्छा, यहां पे देखिए मैंने अचानक से ब्रैकेट डाल दिया। एक्चुअली क्या है कि मैं C++ जावा में करता हूं तो वहां कंडीशन में ना हमेशा ब्रैकेट डाला जाता है। पाइथन में अगर आपने ब्रैकेट डाला भी है तो डरने की बात नहीं है, वो एरर नहीं फेंकेगा। गुड प्रैक्टिस है, आप ब्रैकेट देके कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और नहीं तो ऐसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ n इज इक्वल्स टू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट दे के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना ब्रैकेट का भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं बिना ब्रैकेट का ही करता हूं, ठीक है। इफ n इक्वल्स टू 1 तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट कर देगा कि मैंने 1 प्रेस किया है, राइट। अगर मैं यहां पे लिखूं इफ n इज इक्वल्स टू 2 तो ये प्रिंट करेगा 2, ठीक है। अगर यहां पे इफ n इज इक्वल्स टू 3 तो यहां पे प्रिंट कर देगा 3, ठीक है। और 3 तक का ही बनाते हैं, जगह कम हो जा रहा है। अब मान के चलिए कि अगर यूजर गलती से 3 छोड़ के कुछ और डाल दिया तो उसके लिए भी एक बना के रखना है कि यूजर को पता चले कि भाई आपने कुछ गलत डाला है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इफ n इज ग्रेटर देन 3 तो प्रिंट करो रॉन्ग इनपुट, ठीक है, रॉन्ग इनपुट। परफेक्ट है। यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिए कि हर जगह मैंने इफ लगाया, देखिए इफ। परफेक्ट। अब इफ एलिफ को सेम चीज पे बनाते हैं। यहां पे क्या करते हैं, सेम चीज, n का इनपुट ले लेते हैं, इंट इनपुट एंटर अ नंबर। परफेक्ट है। अब कंडीशन बनाते हैं। पहला कंडीशन हमेशा इफ रहेगा, एलिफ से स्टार्ट नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन हमेशा इफ n इज इक्वल्स टू 1 प्रिंट 1, ठीक है। अब लगाएंगे एलिफ n इज इक्वल्स टू 2 प्रिंट 2, एलिफ n इज इक्वल्स टू 3 प्रिंट 3, एल्स, लास्ट में एल्स लगाएंगे। इफ एलिफ अगर कोई टैली नहीं किया तो एल्स में चल जाएगा। अभी आप बताएंगे कि सर आपने बताया था कि इफ एल्स तो सिर्फ जहां पे 2 कंडीशन वहां लगाते हैं, तो यहां पे सिर्फ इफ और एल्स नहीं है, बीच में एलिफ भी है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा इसको और बढ़िया तरीका से भी। प्रिंट
रॉन्ग इनपुट। अब दोनों केस में मजेदार वाली बात क्या है मैं आपको बताता हूं। सपोज मैंने दिया 1, इस केस में अगर मैं n का वैल्यू 1 इनपुट करता हूं, 1 मैंने n पे 1 इनपुट कर दिया, तो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा 1, ये आउटपुट आएगा। इस केस में अगर मैं n का वैल्यू 1 दिया तो मेरा आउटपुट आएगा 1। अब सोचने वाली बात है कि सर दोनों में ही 1 आ रहा है, लेकिन कोड तो मेरे को अलग अलग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इफ आ रहा है, यहाँ पे इफ एलिफ आ रहा है। एक चीज को पहले समझिए, इफ का मतलब होता है कि आपका जब कोड रन होगा तो हर एक इंडिविजुअल इफ स्टेटमेंट को एक अलग सा सिंटैक्स माना जाएगा, यानी कि कंडीशन सही होने के बावजूद भी आपके कंपाइलर हर एक स्टेटमेंट पे जाके चेक करेगा कि क्या वो सही है या गलत है। नहीं समझ में आया? एक बार बताता हूं। n का वैल्यू मैंने 1 दिया, ये इफ केस में आएगा, चेक करेगा 1 इज इक्वल्स टू 1। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि डबल इक्वल्स टू कब देते, जब दोनों साइड का वैल्यू सेम हो। उसको यहां पे मिल गया n का वैल्यू 1, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, तो ये प्रिंट किया 1, परफेक्ट है। अब सोचिए क्या इसको और नीचे जाना चाहिए था? नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का पर्पस था कि n का वैल्यू एक ही बार देना है और कोई एक कंडीशन को ही एक बार एग्जीक्यूट करना है, हर कंडीशन पे नहीं जाना था। लेकिन कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करने के बाद भी वो क्या करेगा, यहां पे आ जाएगा और चेक करेगा क्या 1 इक्वल टू 2 है, नहीं है। फिर इसमें आएगा क्या 1 इज इक्वल टू 3 है, नहीं है। फिर यहां पे आएगा, चेक करेगा क्या 1 इज ग्रेटर देन 3 है, नहीं है। प्रिंट इसी को किया, लेकिन यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, टाइम टेकिंग लगा, बहुत टाइम लग रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ रहा है, प्रोग्राम आपका थोड़ा स्लो हो सकता है। यहाँ तो खैर 3-4 है तो आपको पता नहीं चलेगा, i5 i7 प्रोसेसर में पता नहीं चलता है, लेकिन आप कंपनी के लिए जब कोडिंग करते हैं ना तो वहां पे बहुत सारे इफ लगते हैं, बहुत कंडीशंस लगते हैं। हो सकता है 500-600 इफ कंडीशन लगाओ, उस केस में क्या होगा, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल थोड़ा स्लो चलता है, आप कितने परेशान हो जाते हैं, अरे बहुत इंटरफेस अच्छा नहीं लग रहा, बहुत धीरे धीरे चल रहा, हटाओ, डिलीट मारो, अनइंस्टॉल कर दो, सेम चीज। तो ये आपको सोच में रखना है कि इफ कब लगाए, जब आपको लगता है कि हर कंडीशन को मेरे को चेक करना जरूरी है, तो हम हर जगह पे इफ लैडर का यूज करेंगे। इस केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं n का वैल्यू 1 दिया, चेक करेगा क्या 1 इज इक्वल टू 1 है, हाँ है, 1 प्रिंट करेगा और इस बाकी वाले पार्ट पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे बताया जा रहा कि अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं हुआ तो इसमें जाओ, अगर ये सही नहीं हुआ तो इसमें जाओ, अगर ये सही नहीं हुआ तो इसमें जाओ। इसमें क्या बता रहा है, ये सही हुआ तो भी इसमें जाओ, ये सही हुआ तो भी इसमें जाओ, ये सही हुआ तो भी इसमें जाओ। बात समझ में आई? आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए प्रैक्टिस के लिए, और मैं यहाँ पे अभी आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जो आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि सही में इफ कंडीशन में हर एक में जाता है कि नहीं। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पे थोड़ा सा एक ट्रिक अप्लाई करता हूं। मैं यहां पे एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करूंगा, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आप कर सकते हैं घर पे, इसको प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पर भी 1 लिख देता हूं, यहां पर भी 1 लिख देता हूं, और यहां पे भी चलिए 1 लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर भी मैंने 1 लिख दिया, यहां पर भी 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा क्या फर्क आएगा, ये आप घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि कुणाल सर ने जो समझाया क्या वो सही है कि नहीं, वो प्रैक्टिकली अब आप देखेंगे। अभी अगर मैं यहां पे ना n का वैल्यू 1 देता हूं, सपोज n का वैल्यू 1, ये कंडीशन में चेक होगा, आउटपुट आएगा आपका 1। फिर नीचे वाली कंडीशन पे जाएगा, यहां पर भी उसको 1 मिल जा रहा, प्रिंट होगा 2। अभी हम स्टेटमेंट पे नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन कौन सा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। यहां पर भी जाएगा, प्रिंट होगा 3। यहां पे चेक करेगा n इज ग्रेटर देन 1, नहीं n इज ग्रेटर देन 1 तो नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इक्वल्स टू दे देते हैं
तो फिर ये सही हो जाता, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू, तब यहाँ पे आ जाता आपका रॉन्ग इनपुट, ये इसका आउटपुट आता। सोचिए आपने यहाँ पे 1 दिया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि सारे स्टेटमेंट पे किया और सारा कंडीशन सही हुआ। सेम चीज अगर यहाँ पे करते हैं, अगर हम n का वैल्यू 1 लिख देते हैं, ये स्टेटमेंट पहली सही है 1, इतना ही प्रिंट करेगा, बाकी नहीं करेगा। जबकि देखिए यहां पर भी मैंने n इक्वल्स टू 1 लिखा है, यहां पर भी लिखा है, बस। तो ये दोनों पे नहीं जाएगा, समझ में आई? और अगर मान के चलिए मैं यहां पे n का वैल्यू दे दिया, यहां पे मान के चलिए कि अभी इसको चेंज कर देते हैं, अभी इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। अगर मैं यानी यहाँ पे n का वैल्यू 2 दिया तो ये क्या करेगा, पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 को प्रिंट करेगा। सिमिलरली यहां पर भी अगर मैं 1 नहीं देता हूं, अभी इसको रिवर्स कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है, और इसका जो है इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी अगर मान के चलिए वैल्यू दे दिया 3, तो ये डायरेक्टली इसको प्रिंट करेगा अभी, यानी कि 3 को। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन सही होगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी आपको समझ में आया कि कब आपको इफ लैडर का यूज करना है और कब आपको इफ एलिफ का, बस इतना ही फर्क है इसमें। तो मास्टरिंग द कंसेप्ट में हमने पूरी तरह से, मुझे लगता है कि हमने सीख लिया है कि इफ एल्स का यूज कैसे करें, इफ एल्स का यूज कैसे करना है आपने सीख लिया। जब कंडीशन 2 ही हो, 2 से ज्यादा नहीं, तब। सेकंड हमने सीखा कि इफ लैडर का यूज करने से क्या दिक्कत हो सकती है, या तो कौन से प्रोग्राम में इफ को यूज करना है, ये अब आपको कंसेप्ट में समझना है कि मेरे को हर एक कंडीशंस को चेक कराना, तो भाई इफ 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 लगाओ। और अगर आपको लगता है कि कोई एक कंडीशन ही सेटिस्फाई होगा मेरे प्रोग्राम में, मैं प्रोग्राम को इस तरह से लिखूंगा कि जो इनपुट आएगा वो किसी एक ही बार सेटिस्फाई करेगा, 4-5 बार नहीं करना है, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे इफ एलिफ। परफेक्ट। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि इफ के बाद कोलोन लगाना जरूरी है, एलिफ के बाद भी कोलोन लगाना जरूरी है, एल्स में भी, इफ में भी। तो ये कोलोन का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका प्रोग्राम में फिर गलत आंसर आएगा। हो सकता है आप सही लिखे हैं, इंडेंटेशन गलत होगा, गलत। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो प्रोग्राम बनाते हैं, तब कंसेप्ट हमारा और क्लियर आउट होगा। सॉरी। देखिए यहां पे बता रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर बिटवीन 2 नंबर, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। 2 नंबर हमको लेना है और हमको क्या करना है कि यूजर को बताना है कि आपने जो 2 नंबर दिया था उसमें से बड़ा वाला नंबर कौन सा है। परफेक्ट। तो 2 नंबर पहले लिखते हैं हम लोग, पहले एक ले लेते हैं n1 और एक ले लेते हैं n2, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2। इंट पे लिखते हैं इंट इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, आ गया पहला नंबर। दूसरा नंबर ले लेते हैं इंट इनपुट, एंटर सेकंड नंबर। 2 नंबर आ गया। अब आपको क्या करना है, कंडीशन लगाना है, ठीक है। देखिए 2 नंबर आया है, 2 नंबर को ऐड करने बोला है, डिवाइड करने बोला है, नहीं ये सब करने तो नहीं बोला, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज यहाँ पे नहीं होने वाला है। कंपेयर करना है कौन सा नंबर बड़ा है, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें ग्रेटर देन होता है, इक्वल्स टू होता है। परफेक्ट। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। लिखेंगे इफ, कंडीशन आपके ऊपर बनाना, ठीक है। इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, मैंने बताया कि अगर n1 n2 से बड़ा है तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर कौन सा है, n1। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रिंट मैक्सिमम नंबर इज डबल कोट कॉमा n1। स्टेटमेंट समझ में आया कि मैंने चेक किया कि अगर n1 n2 से बड़ा है तो इसका मतलब n1 ही बड़ा है, तो मैक्सिमम नंबर इज n1। पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा और उसके बाद वैल्यू प्रिंट होगा n1 का। परफेक्ट। और यहां पे देखिए 2 ही कंडीशन हो रहा है, या तो n1 बड़ा होगा या तो n2 बड़ा होगा, थर्ड केस तो कुछ है ही नहीं। तो क्या करेंगे, एल्स। एल्स का मतलब है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ
तो इसका मतलब 100% है कि भाई n2 ही बड़ा है। अगर n1 n2 से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब n2 n1 से बड़ा है। परफेक्ट। तो यहां पे लिखेंगे प्रिंट मैक्सिमम नंबर इज कॉमा n2। ये क्वेश्चन बना। अब इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को एक चीज दिमाग में आ सकता है कि सर अगर मैं n1 और n2 का वैल्यू सेम डाल दूं तो तब तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, राइट। अभी मैं आपको इस प्रोग्राम का एक छोटा सा लूप होल बता रहा हूं। या तो आपको यूजर को पहले ही बता देना है कि आप दोनों नंबर सेम मत डालिए, लेकिन अगर सेम डाल देता तो क्या इश्यू होगा देखिए। अगर मैं n1 का वैल्यू 5 डाल दिया, n2 का वैल्यू भी 5 डाल दिया, परफेक्ट है। तो ये यहां पे आके चेक करेगा n1 का वैल्यू कितना है 5, 5 इज ग्रेटर देन 5, नहीं, कंडीशन फॉल्स। ये नीचे में आएगा और प्रिंट कर देगा कि मैक्सिमम नंबर इज 5। समझ में आया? क्योंकि इफ केस तो फॉल्स हो गया। ये हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स, बुलियन वैल्यू याद रखिएगा। अगर हमसे कोई पूछेगा 10 इज ग्रेटर देन 9, हम बोलेंगे ट्रू। अगर हमसे कोई पूछा 9 इज लेस देन 15, ट्रू। 9 इज ग्रेटर देन 20, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। बुलियन रिटर्न करता है। तो इस केस में हमारा ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट लगा देता हूं। क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे, यहां पे मैं क्या करूंगा कि अब हमारे पास 2 कंडीशन नहीं आ रहा, 3 कंडीशन हो जा रहा है कि नंबर बराबर भी हो सकता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एल इफ n2 इज ग्रेटर देन n1। एक में लिया कि अगर n1 ग्रेटर देन n2 हुआ तो मैक्सिमम नंबर इज n1। एलिफ n2 इज ग्रेटर देन n1 तो मैक्सिमम नंबर इज n2। और आखिरी में लिखेंगे एल्स। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो तीसरा कंडीशन यही है कि भाई दोनों नंबर बराबर है, तो लिख देंगे प्रिंट नंबर आर इक्वल। समझ में आया? पहले मैंने इफ एल्स में बनाया, फिर मैंने सोचा कि भाई अगर दोनों नंबर सेम हो जाए तो फिर तो एल्स वाला में चल जाएगा, जबकि वो तो गलत हो जाएगा। तब मैंने इफ एलिफ का बनाया। यहां पे मैंने इफ नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो सब इफ बना के मैं करना क्या है मेरे को। इसीलिए यहाँ पे अगर पहला वाला n1 अगर वैल्यू बड़ा हो गया तो ये n1 को प्रिंट कर देगा सॉरी। अगर n2 बड़ा हो गया तो n2 को प्रिंट कर दे रहा है। और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स में जाएगा और प्रिंट करेगा नंबर आर इक्वल। परफेक्ट है, समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहां पे क्या बता रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर बिटवीन 3 नंबर। अब 3 नंबर के बीच में मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड करना है। परफेक्ट है। अच्छा, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको सवाल एक और आ सकता है कि सर आपने इफ कंडीशन बना के किया, लेकिन सर पाइथन में तो मैक्स फंक्शन भी होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन आप मैक्स फंक्शन से बनाएंगे तो 2 लाइन में आपका कोड खत्म हो जाएगा। एग्जाम में 3-4 नंबर का अगर कोड दे दिया फिर तो आपका हो गया। अब सोचिए 2 लाइन लिखने के लिए 4 नंबर तो देने वाला कोई है नहीं। तो इफ कंडीशन ही आपको यूज करना है। और अगर आपको मैक्स फंक्शन आता है तो बढ़िया है, उसको रखिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे टोटली कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, इफ कंडीशन को लेके, इनबिल्ट फंक्शन को लेके नहीं। तो दिमाग से पहले इस चीज को हटाइए। जब मैं फंक्शन चैप्टर करवाऊंगा आपको तो उस टाइम मैं मैक्स मीन फंक्शंस को कवर अप करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर है। 3 नंबर के लिए अप्रोच हमारा क्या रहेगा अब समझते हैं। तो पहले हमको क्या करना है, वैल्यू को ना स्टोर करने के लिए पहले कंसेप्ट लगाइए कि एक मैक्स वैल्यू आएगा, एक मीन वैल्यू आएगा। यानी कि 2 वैल्यू को मैं क्या करूंगा, एक जगह में स्टोर करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एम ए ले लिया इक्वल्स टू 0 और एक मिनिमम के लिए एम आई ले लिया 0। बहुत बच्चा क्या करता है, ऐसे भी लिखता है मैक्स इक्वल्स टू 0, मीन इक्वल्स टू 0। ये मत लिखिएगा क्योंकि इसका कलर फिर चेंज हो जाएगा। और ये कीवर्ड है, कीवर्ड इन द सेंस ये एक इनबिल्ट फंक्शन है मैक्स और मीन, इसीलिए नहीं लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने एम ए और एम आई लिया।
आप करके देख सकते हैं, जैसे आप मैक्स लिखेंगे ना तो आ जाएगा। तो फिर आपको कैपिटल एम लिखना पड़ेगा, यानी कि केस को चेंज करना है, उतना करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख देते हैं एम ए फॉर मैक्स, एम आई फॉर मीन। ठीक है, 3 नंबर इनपुट लेना है, तो मैं ए पे लेता हूं एक इंट इनपुट, एंटर अ नंबर। ठीक है, बी में लेता हूं इंट इनपुट, एंटर सेकंड नंबर, और एक सी पे लेता हूं इंट इनपुट, एंटर थर्ड नंबर। सर आ गया। अच्छा, पहले मैं आपको बताता हूं कि इस कोड को बनाने के लिए 2-3 अलग अलग अप्रोचेस है। मैं सबसे सिंपल अप्रोच आपको बताऊंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो, एकदम सिंपल वे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर मेरे को ये बता सकते कमेंट में कि सर इसको तो मैं ऐसे भी बना सकता था, वैसे भी बना सकता था, आपने ऐसा क्यों बनाया। मैं सिंपल और बेस्ट अप्रोच तरीका से बना रहा हूं। ठीक है, चलिए अब मेरे को क्या करना है कि तीनों का कंडीशन में पहले माइंड सेट कीजिए कि पहले हमको मैक्स निकालना है या मीन निकालना है। पहले हम मैक्स के लिए करते हैं, कंडीशन जो लिखेंगे मैक्स के लिए लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए, लिखेंगे कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बी से बड़ा होना चाहिए। अब यहां पे और एक कंडीशन आएगा, 2 कंडीशन। जब 2 कंडीशन आएगा तब आपको लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना है, एंड या तो और। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे मैं यूज करूंगा एंड, ए इज ग्रेटर देन सी, यानी कि ए बी से बड़ा होना चाहिए एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। तब क्या होगा कि ए जो है वो मैक्सिमम है। यहां पे मैंने एंड क्यों लिखा पता है, क्योंकि एंड का मतलब है कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी वो इफ के अंदर जाएगा। परफेक्ट। और अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो जाए और वो इफ के अंदर जाए, तो तब आपको एंड की जगह लिखना है और। तो एंड का मतलब है कि दोनों तरफ का कंडीशन सही होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है। तो इस केस में मैं लिख देता हूं एम ए इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि ए अगर बी से बड़ा है, ए अगर सी से बड़ा है, तो एम ए का वैल्यू हो जाएगा ए, यानी कि स्टोर कर लिया कि मैक्सिमम वैल्यू ए है। अब मैं यहां पे लिखता हूं इफ, यहां पे एलिफ लिखने से काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैं आपको बताऊंगा। यही तो कंसेप्ट है कि सर कब एलिफ करवाना है, कर इफ लैडर लिखना है। मैंने आपको दोनों का कंसेप्ट बता दिया पहले से कि इफ और एलिफ का आउटपुट क्या आ रहा है, लेकिन कब यूज करना है और कब नहीं करना है तो समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा इसमें। इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, यानी कि बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है, तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा हमारा बी। इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, तो इस केस में मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा सी। परफेक्ट। अब मैं इधर आपको बना देता हूं, ये हमारा मैक्सिमम के लिए बन गया। एक कंडीशन में मैं ए को चेक करवा रहा हूं कि बी से बड़ा है, सी से बड़ा है, तो ए बड़ा है, तो एम ए पे स्टोर करवा दे रहा हूं। मैं कहीं पे भी प्रिंट नहीं करवा रहा हूं, बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे मिनिमम के लिए चेक कर रहा हूं, क्या लिखेंगे कि इफ, सिर्फ ये कंडीशन को उल्टा कर देंगे, यानी कि इफ ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी, यानी कि ए बी से भी छोटा है, ए सी से भी छोटा है, तो एम आई इक्वल्स टू ए। अब एम ए नहीं लिखेंगे क्योंकि अब मैं मिनिमम के लिए बना रहा हूं। ठीक है, इफ बी इज लेस देन ए एंड बी इज लेस देन सी, तो एम आई इक्वल्स टू बी। इफ सी इज लेस देन ए एंड सी इज लेस देन बी, तो एम आई इक्वल्स टू सी। अब मैं प्रिंट कर देता हूं यहां पे फाइनली एक ही बार में, प्रिंट मैक्स वैल्यू इज एम ए। ठीक है, प्रिंट मीन वैल्यू इज एम आई। ठीक है, अभी आपका सवाल हो सकता है कि सर आपने यहाँ पे इफ एलिफ का यूज क्यों नहीं किया। लॉजिक को समझते हैं,
मान लीजिए कि अगर मैं यहां इफ के बाद एलिफ लगाता, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, अगर मैं इफ के बाद एलिफ लगाता सब में, इफ एलिफ 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 लगा दिया मैंने, मान के आपने ए का वैल्यू दिया 5, बी का वैल्यू दिया 3 और सी का वैल्यू दिया आपने 10। परफेक्ट है। पहले चेक करते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 3, नहीं। 5 इज ग्रेटर देन 10, नहीं। कंडीशन तो पहले वाला में ही चेक करके निकल जाएगा क्योंकि एंड लगा हुआ है, यानी कि दोनों सही होगा तभी चेकिंग होगा। मैंने पहले इसको सही होना चाहिए तभी ये चेक करेगा। एंड का मतलब वही होता है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब यहां पे आएगा चेक करेगा कि 5 इज ग्रेटर देन 3, यहां सही हुआ, एंड 5 इज ग्रेटर देन 10 फॉल्स हो गया, नहीं जाएगा। नेक्स्ट वाले में आते हैं, बी का वैल्यू कितना है 3, 3 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स, इसको चेक ही नहीं करेगा, काम खत्म। अब आते हैं सी पे, 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन सेटिस्फाइड। 10 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ए में का वैल्यू क्या हो गया सी, यानी कि 10 स्टोर हो गया। लेकिन आपने एलिफ लगा के रखा हुआ है, इफ नहीं बनाया था, एलिफ। मैं ये कंडीशन किसके लिए बता रहा था, एलिफ के लिए। तो आपने एलिफ बना के रखा तो एलिफ में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो ये बाकी का कोड में जाएगा नहीं जाएगा, और आपका सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, मिनिमम वैल्यू तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एलिफ क्या करता है, जहां पर भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया उसके आगे वाले में और जाता नहीं है, और इफ क्या करता है, हर एक में जाता है। तो बस यही फर्क था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारा इफ में बना के रखा, यानी कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी, यानी कि सी का वैल्यू 10 स्टोर होने के बाद अब ये दोबारा यहाँ जाएगा और चेक करेगा कि ए का वैल्यू 5 है, तो 5 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे आएगा। 3 इज लेस देन 5, सही है। 3 इज लेस देन 10, सही है। एम आई का वैल्यू स्टोर हो गया 3, यहाँ पे आएगा। 10 इज लेस देन 5, फॉल्स, चेक नहीं करेगा। तो एम आई का वैल्यू हमको यहां मिल गया और एम ए का वैल्यू हमें यहां मिल गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि इफ कंडीशन में इफ एल्स का यूज कब करेंगे, इफ का यूज कब करना है। ठीक है, परफेक्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट वाले कोड पे चलते हैं। यहां पे एक हमारे पास ग्रेड कार्ड दिया हुआ है, ठीक है। बता रहा कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, ठीक है, एंड प्रिंट द टोटल मार्क्स, एवरेज एंड ग्रेड। यानी कि हमारा जो कंडीशन स्टेटमेंट चालू होगा वो ग्रेड से चालू होगा, क्योंकि उसके पहले तो नेम इनपुट लेना है, उसके लिए कोई इफ कंडीशन लगेगा नहीं। रोल नंबर लेना है, 3 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है, और उसका टोटल तो हम लोग निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रेड के लिए हमारे पास ऑप्शन दिया है, टेबल चार्ट दिया हुआ है, उसका वहां पे हमको इफ लगाना है, क्योंकि पता करना है ना कि कौन सा। जैसे मान के चलिए आपका एवरेज आया, फॉर एग्जांपल आपने बताया सर 72 आया मेरे को, तो मैं चेक करूंगा 72 यहाँ पे है, अब भाई तुमको ग्रेड बी आया है, तो कंप्यूटर तो वैसे नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर को कंडीशन देना है कि देख ले भाई किस कंडीशन पे मैच कर रहा है, उस अगेंस्ट में ग्रेड बताओ। चलिए इसको अप्रोच करता है। पहले बोला नेम इनपुट करना है, तो मैं इधर से बनाता हूं, पहले नेम ले लेते हैं। नेम तो इनपुट में होगा, इनपुट लिख देते हैं एंटर नेम, परफेक्ट है। उसके बाद बोला रोल नंबर, रोल नंबर के लिए रोल लिख देते हैं जो कि इंटीजर में होगा, इनपुट एंटर रोल नंबर, हो गया। उसके बाद मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, तो एक M1, एक M2 और एक M3। आप देख रहे हैं ना कि वेरिएबल को मैं कैसे बना रहा हूं। नेम के लिए NM लिखा, रोल नंबर के लिए रोल लिखा। आप ABCDE ऐसे करके मत लिखिएगा, बहुत खराब प्रोग्रामिंग स्टाइल रहेगा, फिर आपका आगे जाके दिक्कत होगा। टीचर से बहस करके आपको नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन कंपनी वाला आपको रिजेक्ट कर देगा सीधा, बोलेगा बाबा इसको हटाओ, ये सब ABCDE करके बना रहा है। तो वेरिएबल का नेम परफेक्टली बनाइएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया हुआ है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, कैसे नेमिंग कन्वर्शन करते हैं, सारा चीज बताया है। तो चलिए ये सारा जो नंबर है इंट पे आएगा, इंट इनपुट
लिख देते हैं एंटर मार्क्स 1, ठीक है, इंट इनपुट एंटर मार्क्स 2 आ गया, इंट इनपुट एंटर मार्क्स 3, ठीक है, आ गया। यानी कि मैंने नेम, रोल नंबर, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, काम खत्म। यूजर से इतना इनपुट चाहिए था। अब हमको टोटल मार्क्स निकालना है। तो टोटल मार्क्स कैसे निकालते हैं? टोटल मार्क्स इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3। टोटल मार्क्स के लिए मैंने क्या लिखा? TM, टोटल मार्क्स, ठीक है। अब एवरेज निकालते हैं। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या चीज? कि आपका जो यहाँ पे ग्रेड कार्ड है वो देखिए एवरेज पे ही काम कर रहा है, जो अभी मैं निकालने वाला हूं। परफेक्ट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ना पॉइंट वैल्यू पे काम नहीं हो रहा, डायरेक्ट 90 to 100, 80 to 89 पॉइंट नहीं यूज किया। ऐसे लिख सकता था कि 90.0 से लेके 100.0, 80.0 से लेके 89.0। तो यानी कि यहाँ पे मेरे को इंटीजर लाना है। तो मैंने पार्ट 1 सीरीज पे पहले ही बताया था कि कब आपको स्लैश और डबल स्लैश का यूज करना है, जिसको को फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? इंटीजर वैल्यू यानी कि क्वेश्चन पार्ट को लेता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? लिखूंगा टोटल मार्क्स डबल स्लैश, कितना है? 3 है। तो ये आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। परफेक्ट है। अब मेरे को वो कोड जो है वो बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, कोड को ना यहां पे बना देता हूं ताकि आपको समझने में इजी हो। बगल में रहेगा, आपको इजी हो समझने में। यहां तक मैंने निकाल लिया। टोटल मार्क्स बोला था, निकाल लिया। एवरेज बोला था, निकाल लिया। अब मेरे को ग्रेड निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे कोई चीज प्रिंट भी नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ निकाल के रखा, प्रिंटिंग नहीं हुआ है, आउटपुट नहीं आया। अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ एवरेज के लिए मैंने क्या लिखा है? एवीजी। हमेशा याद रखिएगा कि इस साइड वाला आपको जो है ना इनपुट लेना पड़ता है और इस साइड वाला आउटपुट में आता है। जनरल केस में मतलब 100 में से 95 में ऐसे ही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है उसका हमारा वैल्यू आना चाहिए, कंप्यूटर को देना पड़ता है और कंप्यूटर अपने से फिर इस पार्ट वाला को निकालता है। जनरल केस में ऐसा होता है, हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। इफ एवरेज कितना बोला है? 90 से 100 के बीच में होना चाहिए। तो इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 एंड एवरेज इज लेस देन इक्वल्स टू 100। कोड समझ में आया? एंड का मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको आया है 95, मान लेते हैं 95 आया, चेक करेगा 95 इज ग्रेटर देन 90, परफेक्ट है। 95 इज लेस देन 100, ये भी परफेक्ट है। तो मेरा ग्रेड क्या आ जाएगा? मैं ग्रेड को स्टोर करवाता हूं। ग्रेड के लिए GD लिख लेता हूं, ग्रेड इक्वल्स टू A+। देखिए यहां पे मैंने कोट लगाया क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब स्ट्रिंग वेरिएबल को स्टोर करते हैं तब सिंगल कोट या डबल कोट का यूज कर सकता है। बेटर है आप डबल कोट का ही प्रैक्टिस रखिए, ठीक है। ये A+ स्टोर हो गया। अब आपको यहां पे समझना है कि मेरे को इफ लगाना है कि इफ एल्स लगाना है। इफ एलिफ लगाते हैं क्योंकि कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगा। पिछले वाले प्रोग्राम में क्या था कि 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना था, मैक्सिमम भी चाहिए था, मिनिमम भी चाहिए था। इस केस में तो कोई एक ही ग्रेड आएगा, एक बच्चे को 2 ग्रेड तो आ ही नहीं सकता, यानी कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो मैं एलिफ लगा देता हूं। तो मैं यहाँ पे लगाता हूं एलिफ। एलिफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड एवरेज इज लेस देन इक्वल्स टू 89। अगर ऐसा हुआ तो मेरा ग्रेड कितना आ जाएगा? A। फिर लिखता हूं एलिफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 से 79, 70 एंड एवरेज इज लेस देन इक्वल्स टू 79। तो मेरा ग्रेड कितना आ जाएगा? B, ठीक है। एलिफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड एवरेज इज लेस देन इक्वल्स टू 69। तो मेरा ग्रेड कितना आ जाएगा? C। और मैंने आखिरी में क्या कहा था? एल्स लगाइएगा। एल्स ग्रेड इक्वल्स टू फेल। ऐसा कोई चीज आपको लग रहा है कि सर ने ये बताया नहीं था और एक्स्ट्रा से अपने से ऐड कर दिया? सारा चीज मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं।
प्रोग्रामिंग को चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट तो ठीक है, इसमें तो कुछ चेक करने के लिए है नहीं, इसमें चेक करता है। मान के चलिए कि अभी आपको आया है 64 आया है, एवरेज आपका 64 आया है, चेक करते हैं 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, नहीं तो खत्म, इधर चेक करेगा ही नहीं क्योंकि एंड लगा हुआ है, एंड में दोनों सही होना चाहिए। तो पहले ही गलत है तो फिर दूसरा में चेक करके फायदा भी क्या है, कंपाइलर को पता है पहले ही गलत हो गया तो दूसरा में जाएंगे क्यों, काम खत्म। 64 इज ग्रेटर देन 80, नहीं। 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, नहीं। 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यस, 60 से बड़ा है 64। 64 इज लेस देन इक्वल टू 69, यस, ये भी परफेक्ट है। तो क्या हो जाएगा हमारा ग्रेड सी। और देखिए इसमें भी वही है, अगर 64 का रेंज देखेंगे तो 64 का रेंज यहाँ पे आता है, सी आना चाहिए, परफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर सही हो गया तो और एल्स पार्ट में जाएगा नहीं, परफेक्ट। तो ये हमारा जो है पूरा कोड बन गया। मैं यहाँ पे कहीं पे प्रिंट करवा देता हूं, मैं प्रिंट जो है ना यहाँ पे करवा देता हूं, ठीक है। यहां से जो कोड है यहां जा रहा है, ठीक है, इधर है, और मैं यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करवाता हूं। प्रिंट क्या क्या प्रिंट करवाना है मेरे को, नेम एनएम, फिर प्रिंट कराएंगे प्रिंट टोटल मार्क्स टीएम, फिर प्रिंट करवा देते हैं ग्रेड जीडी, ठीक है। अब चाहे तो इसमें और कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, आप रोल नंबर को भी प्रिंट करवा सकते हैं, लिख सकते हैं प्रिंट रोल नंबर ग्रेड जो भी है। मैंने तीन बेसिक चीज नेम मार्क्स और ग्रेड को प्रिंट करवाया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक कंसेप्ट और आप याद रखिएगा, बहुत बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है, ये गलती नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा सा मतलब लॉजिकलेस वाला काम करने वाला वो वाला बात बता रहे हैं। बहुत बच्चा क्या करता है यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखता है, ठीक है। मतलब आप जीडी पे स्टोर नहीं करके, मैं अगर चाहता तो यहाँ पे लिख सकता था प्रिंट ग्रेड इज ए प्लस, फिर यहाँ पे लिखना पड़ता प्रिंट ग्रेड इज ए, फिर यहाँ लिखना पड़ता प्रिंट ग्रेड इज बी, प्रिंट ग्रेड इज सी, प्रिंट ग्रेड इज फेल। सोचिए कितना बार मेरे को उतना लंबा लंबा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। इसीलिए एक कॉमन वेरिएबल लीजिए, उस वेरिएबल पे कोई एक वैल्यू स्टोर हो जाएगा और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। कंसेप्ट यही होता है, ऐसा नहीं है कि आप कोई कोड लिखते हैं और रन हो जाता है आउटपुट आ जाता है तो आप बोलेंगे कि भाई मैं तो एकदम शातिर खिलाड़ी हूं प्रोग्रामिंग में। लॉजिक, प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा लॉजिक पे चलता है, परफेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। ये एक थोड़ा नया टाइप का कोड है, ठीक है। मैं मोस्टली आपको सारा टाइप का कोड को करवा दे रहा हूं, ठीक है, जिसमें आपको एग्जाम रिलेटेड कैसे भी कोड आए आप कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पे बता रहा है कि सीनियर सिटीजन के लिए एक सिंपल इंटरेस्ट अलग है, जनरल कैटेगरी के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जिसका रेट अलग है। यहाँ टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे अप्रोच पहले समझते हैं। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाई 100 होता है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। पार्ट 1 में भी मैंने इसको करवाया। प्रोग्राम का अप्रोच कैसे करेंगे, आप यहाँ पे सबसे पहले सोचिए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो सीनियर सिटीजन है या जनरल है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यूजर को बोलिए कि भाई आप अपना एज दे दीजिए, अगर एज 60 साल के ऊपर है तो वो सीनियर सिटीजन हो जाएगा, अगर 60 साल के नीचे है तो जनरल में चल जाएगा, ये एक लॉजिक बनता है। या दूसरा लॉजिक ऐसा है कि मैं यूजर को एक ऑप्शन देता हूं कि भाई प्रेस 1 फॉर सीनियर सिटीजन, प्रेस 2 फॉर जनरल कैटेगरी, दो ऑप्शन रहा ना। तो अभी क्या है कि अगर मैं एज वाले पे जाऊं तो पहले तो मेरे को एज लेना है, फिर कंडीशन चेक करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो उससे बढ़िया कि मैं यूजर को ऑप्शन दे देता हूं। कैसे बनाएंगे देखिए, मैं यूजर को यहां पे लिख देता हूं प्रिंट प्रेस 1 फॉर जनरल, ठीक है, प्रिंट प्रेस 2 फॉर सीनियर सिटीजन, ठीक है। मैंने एससी लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, अभी आपको समझ में आ रहा है।
तो जाहिर सा बात है कि ये दोनों ऑप्शन देखने के बाद यूजर कुछ ना कुछ इनपुट तो करेगा। तो लिख देता हूं n इक्वल्स टू इंट, क्योंकि देखिए मैंने नंबर उसको खुद दिया कि या तो 1 दबाओ या तो 2 दबाओ, तो ये दोनों तो नंबर होता है, इसीलिए n का जो चॉइस वो दावेगा वो तो इंटीजर ही होना चाहिए। तो n इक्वल्स टू इंट इनपुट, यहां पे लिख देते हैं एंटर चॉइस, एंटर चॉइस, काम खत्म। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे बनाता हूं कि अच्छा यहां पे एक चीज और करना है। देखिए रेट तो हम इनपुट ले नहीं सकते यूजर से, क्योंकि रेट यहां पे फिक्स्ड है। टाइम मेरे को यूजर से लेना है कि भाई आप कितना साल के लिए रखना चाहते हैं, 1 2 3। तो अभी आप सोचिए कि अगर मैं यहां पे कंडीशन लिखने के बाद यूजर को बोलूं कि भाई आप अपना टाइम और प्रिंसिपल बताइए, तो मेरे को हर एक कंडीशन पे दोनों का इनपुट लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल टाइम प्रिंसिपल टाइम प्रिंसिपल टाइम। तो मैं क्या करूंगा, कोड लिखने के पहले ही उससे प्रिंसिपल और टाइम का इनपुट ले लेता हूं। ठीक है, यहां लिख लेता हूं p इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर प्रिंसिपल। ठीक है, और एक चाहिए टाइम, इंट इनपुट एंटर टाइम। ये दोनों स्टार्टिंग में मैंने इसलिए ले लिया ताकि इफ कंडीशन के अंदर बार बार मेरे को इनपुट लेने का जरूरत ना पड़े, क्योंकि हर एक कंडीशन के लिए फिर अलग अलग हो जाएगा ना, इसीलिए। तो यहां पे पहले चेक करते हैं कि इफ n इज इक्वल्स टू 1, अगर n का वैल्यू 1 है तो 1 पे क्या है, जनरल। तो मैं अभी इसके लिए बना रहा हूं। चलिए एक काम करते हैं, पहले 2 के लिए बना 1 के लिए रखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, इसलिए पहले इसका बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जनरल कैटेगरी में घुस गया। मेरे को क्या चेक करना है, टाइम, क्योंकि टाइम के बेसिस पे रेट आएगा। क्योंकि देखिए अगर 2 साल देता हुआ तो 7% आएगा, 3 साल से ज्यादा आता है तो 8.4% होगा। तो इफ कंडीशन के अंदर अब इफ कंडीशन बनेगा। परफेक्ट, कैसे बनेगा देखिए कि इफ अगर टाइम इफ t इज इक्वल्स टू 1 है, पहले तो चेक किए कि वो जनरल है कि नहीं। अगर जनरल है तो उसके अंदर अगर टाइम मेरा 1 है तो एस आई क्या हो जाएगा, एस आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल, जो कि यहां से आ गया, इंटू रेट, रेट कितना दिया है 6.5 इंटू टाइम, जो भी वो टाइम देगा वो यहां पे आ जाएगा, डिवाइड बाई 100। ये पहला केस। इफ t इज इक्वल्स टू 2 साल वाला, तो उस केस में मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट हमारा कितना दिया है 7 इंटू टाइम बाई 100। और आखिरी में क्या हो जाएगा, यहां पे एलिफ लगा दीजिए, बेस्ट है। इफ एलिफ आखिरी वाला एल्स, एल्स किसके लिए है, ग्रेटर देन 3 के लिए। तो देखिए यहां पे 1 आ गया, यहां पे 2 आ गया, ठीक है, वहां पे ग्रेटर देन 3 है, यानी कि 2 के ऊपर कुछ भी जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसा होना चाहिए था, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था ग्रेटर देन 2, इस पे भी वही होगा ग्रेटर देन 2, क्योंकि 1 2 और ग्रेटर देन 2 में जाएगा तो ये वाला पार्ट है। तो एल्स ऐसा इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू इसका रेट कितना दिया है 8.4 इंटू टाइम बाई 100। जनरल के लिए मैंने बना लिया। अप्रोच कैसा था, एक बार चेक कीजिए अप्रोच कैसा था। पहले तो मैंने यूजर को बताया कि भाई आप 1 या 2 में से कोई एक कैटेगरी दबाइए। यूजर ने प्रेस किया 1 यहां पे, और मैंने यूजर को जैसे ही वो 1 प्रेस करेगा यूजर से प्रिंसिपल और टाइम मांग लिया जाएगा। अगर मैं ये दोनों को यहां नहीं लिखता तो प्रॉब्लम क्या होता मैं बता रहा हूं, ये दोनों का इनपुट फिर मेरे को इसके अंदर लिखना पड़ता, इसमें भी लिखना पड़ता, इसमें भी लिखना पड़ता, या तो एक केस और है कि ये दोनों का इनपुट इफ n इक्वल्स टू 1 के नीचे मेरे को लिखना पड़ता। तो आपका बेस्ट अप्रोच है, ये दो का इनपुट आप या तो n इक्वल्स टू 1 के नीचे लिखिए, यहां पे आप अपना सातिर दिमाग का यूज कर सकते हैं, या तो आप सीधा यहीं पे लिख लीजिए, इससे भी काम हो जाएगा।
लेकिन इसका मैं बता रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या होगा कि मैंने यहां पे स्पेशली क्यों लिखा, ये मैं आपको बताता हूं और इसको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा जनरल कैटेगरी वाला तो बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सीनियर कैटेगरी वाला बनाता हूं। तो यही जो यहां पे कंडीशन लिखा था, अब यहां पे कंडीशन लिखेंगे कि इफ n इज इक्वल्स टू 2 अगर होता है तो इसके अंदर कंडीशन क्या होगा कि इफ t इज इक्वल्स टू 2 किसके लिए था, सीनियर सिटीजन। तो देखिए अगर टाइम का वैल्यू 1 रहता तो मेरा एसआई क्या हो जाता, एसआई इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इधर करके लिखता हूं। ठीक है, कि इफ टाइम इज इक्वल्स टू 1 तो एसआई इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 8 इंटू टी बाई 100। ठीक है, एलिफ लगाते हैं, एलिफ टी इज इक्वल्स टू 2 तो मेरा एसआई क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 8.5 इंटू टी बाई 100। ठीक है, और एल्स में क्या हो जाएगा, आखिरी वाला एसआई इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 9 इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो ये एक इफ कंडीशन बना। अब यहां पे एक मजेदार किस्सा देखिए, कोड अप्रोच कैसे करना है, लॉजिक बस ध्यान से देखिएगा, लॉजिक बिल्ड हो गया, काम खत्म हो गया, सीख गए आप, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोड बन गया, इजी लग रहा है। डिबग करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कहां कहां प्रॉब्लम हो सकता है, मान के चलिए यूजर ने 1 दबाया 2 दबाया, ठीक है, सॉरी यूजर ने 1 2 छोड़ के 3 दबा दिया, मान लीजिए यूजर ने 1 2 छोड़ के 3 दबा दिया, ये कंडीशन तो मैच नहीं करेगा क्योंकि यूजर ने 3 दबा के रखा है, ये कंडीशन भी मैच नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे एक थर्ड कंडीशन भी होना चाहिए जो बताएगा कि यूजर ने सही रॉन्ग इनपुट दिया है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आपके पास अब 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको इफ में रखिए, इसको तो इफ रखना ही पड़ेगा, इसको आप एलिफ में अगर रखते तो नीचे में सिर्फ लिख सकते थे कि एल्स रॉन्ग इनपुट, यानी कि दोनों कंडीशन पे नहीं गया रॉन्ग इनपुट। लेकिन हमने यहाँ पे इफ लिख के रखा है, यहां भी इफ लिख के रखा है, तो मैं यहां पर भी इफ ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा में आप इफ लिख सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम में मत लिख लीजिएगा, तब दिक्कत हो जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं कि इफ एन इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि 1 यहां पे मैच कर रहा है, 2 यहां पे मैच कर रहा है, इसके ऊपर कुछ भी, या मान के चलिए कि -1 भी दे सकता है यूजर, कुछ भी दे सकता है। तो उस केस में फिर आपको यहाँ पे, इसीलिए बेटर है कि आप एल्स ही लगा दीजिए, नहीं तो क्या कि कंडीशन बढ़ते जाएगा हमारा। यहाँ पे हमने एलिफ लगा दिया, यहाँ एल्स लगा देते, काम खत्म। इसमें क्या होगा कि प्लस माइनस कुछ भी 1 2 छोड़ के कुछ भी दबाएगा तो रॉन्ग इनपुट आ जाएगा, ये बेस्ट है, प्रिंट रॉन्ग इनपुट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले भी करना है सिंपल इंटरेस्ट को, तो यहां पे डिस्प्ले कर दीजिए, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज एसआई। ठीक है, ये देखिए ये एल्स के अंदर है, ये एल्स के बाहर है, यानी कि ये पूरा प्रोग्राम का बाहर है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा जो अप्रोच है वो बताता हूं। कोड पूरा बढ़िया है, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया कि इस कोड के अंदर क्या है, इस कोड के अंदर क्या है। सिर्फ प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ का बताता हूँ, बहुत बच्चा यहाँ पे मिस्टेक करता है। ये प्रिंसिपल और टाइम का अगर इनपुट में यहाँ पे नहीं लेता, ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि इस n इक्वल टू 1 के अंदर लेना पड़ता, जो कि इतना ही कोड के लिए सेटिस्फाई करता, परफेक्ट है। फिर मेरे को ये वाला कोड यहां पर भी लिखना पड़ता n इक्वल्स टू 2 के लिए, कि अगर यूजर 2 दबाता है तो फिर प्रिंसिपल टाइम मांगो, और अगर यूजर 1 दबाता है तो फिर प्रिंसिपल टाइम मांगो। तो कोड को यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार लिखना पड़ता। तो मैंने ये दोनों को मिनिमाइज करके क्या किया, एकदम स्टार्टिंग में ही लिख दिया, ताकि ये दोनों कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करे। ठीक है, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, आप ऐसा कीजिएगा, ये 2 कोड को एक बार इसके अंदर डाल के देखिएगा और प्रेस 2 कीजिएगा, देखिएगा यहां नहीं ले रहा है इनपुट, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर लिखा हुआ था। तब आपको ये वाला कोड को फिर इस कोड के अंदर लिखना पड़ेगा, कोड बढ़ रहा है, लेंदी हो रहा है,
तो ये सिंपल तरीका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। मैं एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए दे दूं कि ये जो इफ n इक्वल्स टू 1 है, इसके अंदर ये है, ये कोड है और ये कोड है। ये इफ के अंदर इफ है, नेस्टेड इफ बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो एलिफ वाला कोड है, इसके अंदर ये है और ये है, ठीक है। और ये इफ के साथ ये एल्स है, ठीक है। मतलब कोड का स्ट्रक्चर ऐसा है, यहां पे एक इफ लिखे हैं, यहां पे एक एल इफ लिखे हैं और यहां पे एल्स लिखे हैं। तो ये इफ, ये एलिफ, ये इसका एल्स, यानी कि अगर ये दोनों मैच नहीं करता तो ये एग्जीक्यूट करेगा। और इस इफ के अंदर इफ एलिफ एल्स, और उस कोड के अंदर एक इफ एलिफ एल्स, यानी कि यहां पे इफ एलिफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। तो आई होप कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट पे सारा चीज समझ में आ गया होगा कि इफ एल्स का यूज कब करें, इफ लैडर का यूज कब करें, इफ एलिफ लैडर का यूज करें, एंड का यूज कब करें, और का यूज कब करें। और का मैंने अभी तक आपको कोई ऐसा बताया नहीं है, लेकिन और भी बहुत ही इजी है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं और के बारे में भी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बता देता हूं और केस का यूज कब कीजिएगा। लाइक मैंने आपको एक कोड दिया कि आप यूजर से एक नंबर लीजिए, लाइक मैं बोलता हूं आपको एक क्वेश्चन कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 5, ठीक है, सॉरी। तो आप क्या कीजिएगा, एक नंबर लीजिए यूजर से, n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ये मैं और के लिए बता रहा हूं आपको, और के लिए, ठीक है, और वाला कोड, क्योंकि मैंने कहीं पे और वाला बताया नहीं है, और वाला बता देता है आपको। नंबर ले लिया, अब मेरे को चेक करना है कि वो जो नंबर है या तो वो 3 से जाना चाहिए या तो वो 5 से जाना चाहिए। तो मैं लिखूंगा कि इफ n, कोई भी नंबर किसी चीज से पर्टिकुलरली डिवाइड हो रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली कैसे पता चलता है, रिमाइंडर से। जैसे अगर मैं कहूं कि 49 डिवाइड होता है 7 से, आप बोलेंगे कि हाँ सर होता है, कैसे, क्योंकि 49 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। परफेक्ट भाई। तो इफ n mod 3 इक्वल्स टू 0, परफेक्ट। और देखिए अब मैंने एंड ले लगाया, और दोनों में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए, और n mod 5 इज इक्वल्स टू 0 अगर होता है तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रिंट डिविजिबल बाय 3 और 5, ठीक है। और यहां लिख दूंगा एल्स, क्योंकि दो ही कंडीशन है, एल्स प्रिंट नॉट डिविजिबल बाय इधर 5 और 3। तो यहां पे और लगा दिया। एंड क्या करेगा, एंड होता तो दोनों साइड चेक करता, दोनों सही होना चाहिए था। यानी कि अगर मैं यहां पे एंड लिख देता और सपोज n का वैल्यू मैंने देता 15, तो चेक करता 15 3 से भी डिवाइड होता है, हाँ होता है। एंड अगर रहता क्या 15 5 से भी डिवाइड होता, तब ये प्रिंट करता है डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 5। और अभी अगर मैंने दे दिया मान के चलिए 9, इस कोड के लिए 9 क्या 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो इस कोड को सीधा इसको प्रिंट कर देगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई किया तो हो जाएगा। तो यही डिफरेंस था। होपफुली मेरे को लगता है कि आपको इफ कंडीशन का पूरा कंसेप्ट अच्छा से पता चल गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरह से और भी प्रोग्रामिंग्स को कंसेप्चुअली कंप्लीट करवाने का, ठीक है। आप गो थ्रू कीजिए, रिवाइज कीजिए। मैं आपको डेफिनेशंस भी बीच बीच में देते रहूंगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको डेफिनेशंस मिलते जाएगा। ऑपरेटर्स के बारे में आपको मिलेगा, ऑपरेंड के बारे में मिलेगा,
ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, सारा चीज मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ देते रहूंगा। वो उसके लिए आपको आप कॉपी में भी लिख सकते हैं अगर आपको याद करना हो तो, बट जनरल केस में याद करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट अगर आपने पकड़ लिया है तो आपका काम हो जाएगा। तो होप अपने वीडियो अच्छा लगा आपको, आपने देखा। थैंक यू।